हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जया, बायोलॉजी फैकल्टी फ्रॉम ऑर्बिट क्लासेस। और आज हम यहाँ पे डील करेंगे विद द चैप्टर हेरिडिटी। 10th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर की बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ स्टार्ट करते हैं बेटा। देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर का नाम का मतलब समझते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स का पास ऑन होता है तो उसे हम कहते हैं हेरिडिटी। कुछ कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में थे उसमें से कुछ कैरेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर्स किस तरह से जाते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं हेरिडिटी चैप्टर में। ओके तो इस चैप्टर में देखो बेसिक टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर उसी बच्चे को समझ में आता है जिसे बेसिक टर्मिनोलॉजी का मीनिंग पता हो, क्योंकि यही सारे टर्म्स पूरे चैप्टर के अंदर बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो फर्स्टली बेटा हम लोग देखते हैं एक टर्म, दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन नाम के दो टॉपिक से। जहाँ पर हम हेरिडिटी और वेरिएशंस को समझते हैं, उस कंप्लीट ब्रांच को हम जेनेटिक्स कहते हैं। ओके इसका मतलब जो चैप्टर आप हेरिडिटी पढ़ रहे हो वो एक्चुअली क्या है? जेनेटिक्स को हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये दो टर्म्स का मतलब समझते हैं बेटा। जैसे आपको मैं बता रही थी, हेरिडिटी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में होना, ये हेरिडिटी है। आप लोगों ने हमेशा से सुना होगा कि जब भी कोई न्यूबॉर्न होता है तो उसके लिए ये बात की जाती है कि ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा जैसा है या अपने दादा जैसा है, इसकी नाक मम्मी जैसी मिलती है, इसकी जो फेस कट है वो इसकी बुआ जैसा है। ये सब चीज़ें कैसे आती हैं? ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। कुछ कैरेक्टर एक बच्चा अपने अंदर खुद से भी लेके आता है और कुछ कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते हैं। तो कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाना, फैमिली हिस्ट्री में कैरेक्टर्स का पास ऑन होना, ये एक्चुअली क्या है बच्चे? दिस इज हेरिडिटी। ये टर्म आप लोगों ने बहुत पहले से सुना हुआ है, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, तो इस टर्म में आई थिंक ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, सबको पता है। नेक्स्ट चीज जो हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर देखेंगे दैट इज वेरिएशन। अब वेरिएशन का मतलब क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो वेरिएशन का मतलब अलग होना, कुछ अलग। अब ये वेरिएशंस अगर हम जेनेटिक्स के सेंस में बात करते हैं तो एक पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में कितना अंतर है। देखो अब एक सवाल जो आप लोगों के मन में आना चाहिए कि अगर कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो ही जाते हैं तो कोई भी जो न्यूबॉर्न होता है या एक जो नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी प्रीवियस जनरेशन से 100% मैच क्यों नहीं करता? क्योंकि बच्चे वेरिएशंस आते हैं। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमने वो पढ़ा है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हो कि उसमें वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होते, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशंस को प्रोड्यूस करता है। अब देखो वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब डिफरेंस। कितना डिफरेंस है? एक बच्चा अपने पेरेंट से कितना डिफरेंट है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो एक ऑफस्प्रिंग पेरेंट से क्या डिसिमिलैरिटी को शो करता है, उसे कहा जाता है वेरिएशन। अब आपको बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, दैट इज What is the importance of variation? ये 10th क्लास में आने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा जाएगा, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया है। वेरिएशन की ज़रूरत क्या है? वेरिएशन की इम्पॉर्टेंस क्यों है? क्यों एक ऑफस्प्रिंग का मतलब न्यूबॉर्न, ठीक है, ऑफस्प्रिंग का मतलब नेक्स्ट जनरेशन में होने वाला बच्चा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से अपने पेरेंट के सिमिलर क्यों नहीं है? क्यों हर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया या अमीबा की तरह एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करता, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंपल है? वेरिएशन की इंपॉर्टेंस पूछी जाती है। तो दो पॉइंट्स बेटा आपको मेनली बताने होते हैं 10th के लेवल पे। वेरिएशन क्यों ज़रूरी है? देखिए जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती हैं
तो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडेप्ट करते हैं। अगर इन्वायरमेंट तो कांस्टेंट नहीं है ना, और अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं तो ऑर्गेनिज्म में भी चेंजेस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और इन चेंजेस की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहना चाहेगा तो उसको वेरिएशन चाहिए। सिंपली क्या बोले हम, वेरिएशंस आर नीडेड टू कोप अप with changing environmental conditions। environmental conditions के साथ कोप अप करने के लिए, अब आप बोलोगे environmental conditions को कोप अप करना मतलब क्या, ये एडेप्टेशन की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल जी, एडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं। तो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन में अपने आप को एडेप्ट करने के लिए ऑर्गेनिज्म वेरिएशन करता है, और यही वेरिएशन क्या कराता है आगे की जनरेशंस में, इसी की वजह से होंगे एवोल्यूशन। तो वेरिएशन विल लीड टू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड दैट्स व्हाई द प्रोसेस ऑफ वेरिएशन इज इम्पॉर्टेंट। यस, तो सिंपली बेटा हमने अभी ये देखा कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स का मतलब हेरिडिटी और वेरिएशंस को पढ़ना। हेरिडिटी क्या है? कैरेक्टर्स विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। एंड वेरिएशन क्या है? वेरिएशन का मतलब डिफरेंस, कि एक डिग्री बाय विच द ऑफस्प्रिंग डिफर्स फ्रॉम इट पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। यस, नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चे हम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन्स। जीन्स के बारे में जानेंगे। ओके, देखिए अब ये टर्म जब हम जेनेटिक्स की बात करते हैं ना बेटा, तो सबसे पहले यही टर्म दिमाग में आता है आपके कि जीन्स क्या है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द जीन्स। चले, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पे, टेक्निकल है, मुझे इतना पता नहीं है, आप लोग आगे सुनिए। जीन्स क्या है? देखिए, जीन्स है डीएनए का एक सेगमेंट जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करता है। दैट इज नॉट पर्सन, दिस इज स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, अब कहानी आती है कि डीएनए क्या है। डीएनए याद करो, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने, एक न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अब मान लो कि ये हमारी बॉडी का डीएनए है ना, दिस इज द डीएनए। अब इस डीएनए में एक छोटा सा पोर्शन जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को करेगा। डीएनए तो बहुत लंबा है, ठीक है, और इस डीएनए में सारे तरह के कैरेक्टर्स के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर है। अब इस इंफॉर्मेशन में से हर एक फंक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन है। तो डीएनए का वो पर्टिकुलर पार्ट जो एक फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसे बच्चा हम बोलते हैं जीन। ठीक है, तो जीन इज व्हाट? दैट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा हम मान लें जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को कराएगा, उसे हम बोलेंगे जीन। अब आप बोलोगे फंक्शन कौन से? अरे भाई, हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, उसके लिए डिफरेंट एंजाइम्स चाहिए। हमारे जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, जैसे स्किन का कलर, आईज का कलर, ये सारी चीज़ें किस तरह से कौन सी चीज है जो डिटरमाइन करती है, तो वो अल्टीमेटली क्या है? जीन्स है। मतलब डीएनए के अंदर वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हैं जो किसी सर्वाइवल के लिए रिक्वायर होती है। तो जीन इज व्हाट? जीन इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेगा। यस, अब जीन से ही मिलता जुलता बेटा एक और टर्म हम लोग देखते हैं, दैट इज व्हाट? एलील। एलील्स क्या है? जीन के ही दो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। एक जीन अलग अलग तरीके से काम कर सकता है, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जीन को हम कहते हैं एलील। अब एलील की डेफिनेशन समझना तो बेटा बहुत आसान है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ सेम जीन हम बोल सकते हैं। बट एक्चुअली एलील है क्या और जीन है क्या, इसको अगर हम लोग समझें तो जीन और एलील दो डिफरेंट टर्म हैं। मान लो मैं एक जीन के बारे में बात करती हूँ,
एक ऐसा जीन जो एक प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करता है। एक जीन एक काम, ठीक है। हर जीन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, पढ़ा अभी आप लोगों ने। एक जीन एक काम करेगा। काम क्या है? प्लांट की हाइट को डिटरमाइन करना। लेकिन वो इस काम को दो तरीके से कर सकता है ना, या तो प्लांट को छोटा बनाएगा या फिर प्लांट को लंबा बनाएगा। तो अगर ये दो फॉर्म्स अगर हम देख रहे हैं तो ये क्या कहला रहे हैं बेटा? एलील्स कहला रहे हैं। जीन एक काम एक, बट काम करने का तरीका अलग अलग। तो काम करने का जो अलग अलग तरीका है वो है बच्चे एलील, और जीन क्या है? एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए डीएनए का जो सेगमेंट है उसे हम जीन कह रहे हैं। यही जीन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है, इसीलिए जीन को हम और क्या बोल देते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हेरिडिटी जो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा दैट विल बी व्हाट? जीन। ठीक है, तो जीन एक काम एक, बट काम करने का तरीका अलग अलग। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे एक जीन है उसका काम है ह्यूमन की आई को कलर प्रोवाइड करना। एक जीन एक काम, आई कलर को प्रोवाइड करना, बट ये काम करने का तरीका तो अलग अलग है। किसी की आंखें नीली हैं, किसी की आंखें ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ग्रीन है। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से वो रिप्रेजेंट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही जीन दो अलग अलग न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस का हो सकता है, जिसकी वजह से वो अलग अलग तरीके से एक ही काम को करता है। ठीक है, तो ब्रॉडर टर्म इज व्हाट? जीन एक काम, बट काम करने का तरीका अलग अलग। I hope you got the concept of genes and alleles. Okay? Next terminology पे जाते हैं बच्चे। देखिए next term हमारे क्या हैं? One is character and another one is trait. अब ये वही बात हो गई, जैसे जीन और एलील का रिश्ता है ना, वैसे कैरेक्टर और ट्रेट का रिश्ता है। ठीक है, कैरेक्टर का मतलब क्या? फीचर, यूनिक फीचर जो हमें दूसरों से अलग बना रहा है, दैट इज फीचर। अब फीचर क्या है? आई का कलर एक फीचर है, स्किन का कलर एक फीचर है, प्लांट की हाइट फीचर है, फ्लावर का कलर फीचर है। ये सब क्या हो गए? कैरेक्टर हो गए। मतलब आप समझ लीजिए, अगर मैं बोलती हूँ कैरेक्टर तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? दैट इज प्लांट हाइट। हाइट ऑफ अ प्लांट इज अ स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ अ प्लांट। बट अलग अलग प्लांट में हाइट के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हाइट ज्यादा होगी या हाइट कम होगी। तो प्लांट हाइट इज अ कैरेक्टर, और इसी के अगर मैं ट्रेट लिखूं तो ट्रेट क्या होंगे? या तो लंबा या फिर छोटा। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर कैरेक्टर और ट्रेट है तो अलग अलग, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बेटा आपकी एनसीईआरटी के अंदर इन दोनों वर्ड्स को सिनोनिम की तरह भी यूज कर लिया जाता है। वैसे कैरेक्टर्स और ट्रेट्स अलग अलग होते हैं। कैरेक्टर्स और ट्रेट ठीक वैसे ही रिश्ता जैसे जीन और उनके एलील के बीच में होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैरेक्टर और ट्रेट क्या है। देखिए अब ये जितने भी आप लोग चैप्टर में आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और क्रॉसेस पढ़ने वाले ना, उन सभी के अंदर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल बार बार होना है। और जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक आपको आगे का चैप्टर समझ में आने वाला नहीं है। और आपके जो बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं बेटा इस चैप्टर के, वो हमेशा आएंगे कंसेप्चुअल क्वेश्चन। तो बेसिक कंसेप्ट को समझना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिख दो जी। क्वेश्चंस को अलग तरीके से पूछा जाता है, हम अभी डिस्कस करेंगे आगे वो। तो सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल क्या है। देखो सिंपल भाषा में समझे ना तो हैप्लॉइड का मतलब एक और डिप्लॉइड का मतलब दो। क्या एक और क्या दो? हैप्लॉइड का मतलब अगर क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट है किसी सेल के अंदर तो वो सेल हैप्लॉइड कहलाती है। और अगर किसी सेल में एक जैसे दो क्रोमोसोम यानी कि दो सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं तो उसे कहते हैं बेटा हम डिप्लॉइड सेल। समझ आ गई बात? देखिए मान लो कि ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल में ये है एक क्रोमोसोम और ये है एक क्रोमोसोम। ये दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग अलग हैं।
गिव मी 1 मिनट। देखिए, इफ दिस इज 1 सेल, this is 1 chromosome and this is another chromosome. This is chromosome number 1 and this is chromosome number 2. अब chromosome number 1 जैसा एक और कोई chromosome नहीं है यहाँ पे, chromosome 2 जैसा कोई और chromosome नहीं है, एक जैसा एक chromosome है। तो इस तरह की सेल कहलाती है बेटा हैप्लॉइड सेल। क्या कहते हैं इनको? हैप्लॉइड सेल। और अगर हम बोलते हैं डिप्लॉइड की, तो ये देखिए, ये यहाँ पे था क्रोमोसोम नंबर 1 और ये यहाँ पे है क्रोमोसोम नंबर 2। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 2। तो क्या होगा, यहाँ पर इसी सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या चीज अप्लाई करते देखेंगे, इस 1 के जैसा सिमिलर सेम साइज का और सिमिलर फंक्शंस वाला एक और क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। तो ये हो गया बेटा क्रोमोसोम नंबर 1 का सेट और ये हो गया क्रोमोसोम नंबर 2 का सेट। एक जैसे 2 क्रोमोसोम की प्रेजेंस, मतलब कंप्लीटली हम क्या बोलें कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। इस तरह की सेल्स कहलाती हैं डिप्लॉइड। अब जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उन सभी की सेल्स डिप्लॉइड होती हैं। अब आप पूछोगे क्या हमारी सेल्स डिप्लॉइड है? जी हाँ, हमारी सेल्स डिप्लॉइड हैं। प्लांट की सेल डिप्लॉइड है? बिल्कुल, आंसर इज यस। प्लांट इज आल्सो हायर ऑर्गेनिज्म, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। तो हमारे पास क्या कोई हैप्लॉइड सेल नहीं होती? होती है। जब फर्टिलाइजेशन होना होता है उससे पहले बनते हैं बेटा स्पर्म बनते हैं हमारे अंदर, ओवा बनता है। प्लांट्स के अंदर भी लाइकवाइज जो गैमीट बनते हैं, जितने भी गैमीट होते हैं वो सारे क्या होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। और बाकी सारी सेल्स कैसी होती हैं? डिप्लॉइड होती हैं। तो ऐसा क्यों होता है मैम? एक जैसे 2 क्रोमोसोम क्यों आ रहे हैं यहाँ पे? क्यों आ रहे हैं? पूछो जी, क्यों आ रहे हैं 2 क्रोमोसोम? जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने सुना है, फर्टिलाइजेशन होता है, मदर का गैमीट और फादर का गैमीट आपस में फ्यूज होते हैं। तो भाई मदर का गैमीट भी हैप्लॉइड था, फादर का गैमीट भी हैप्लॉइड था। जब यह हम इन क्रोमोसोम्स का जो सेट देख रहे हैं ना बेटा, इन्हें होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे, होमो मीन्स सिमिलर। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के सेट में से, इफ दिस इज अ होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ माय बॉडी, ये एक क्रोमोसोम आया मेरे मदर की बॉडी से और दूसरा क्रोमोसोम आया मेरे फादर की बॉडी से। तो जितने भी हायर ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनके पास हो जाएंगे ना एक जैसे 2 क्रोमोसोम। ठीक है, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? दे आर हैविंग 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब अगर जैसे हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो उसमें से टोटल कितने हो गए बच्चे? 46 हो गए ह्यूमन में। अब इसमें से 23 क्रोमोसोम्स आए मेरे फादर की बॉडी से मेरे पास और 23 क्रोमोसोम्स आए मेरी मदर की बॉडी से, और ये दोनों ने मिलके क्या बना दिया? एक इंडिविजुअल बनाया। समझ गए बात? तो डिप्लॉइड सेल का मतलब ये हो गया जहां 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, और हैप्लॉइड का मतलब जहां पर एक तरह का एक क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा। अब यहाँ पे मैं 23 पूरे नहीं बना सकती थी ना, सेल छोटी लग रही है मुझे यहाँ पे ड्राइंग में। ठीक है, और इसी के साथ अगर हम प्लांट्स में भी देखें तो यहाँ पी प्लांट का एग्जाम्पल पढ़ेंगे अभी आगे, उसमें भी 14 क्रोमोसोम है बेटा। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए 1 और 2 बताए हैं। आई होप आप समझ गए हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्लॉइड एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिप्लॉइड सेल। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी सारी टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। हाँ जी बेटा, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। आधा चैप्टर समझ में आ जाता है अगर हम टर्मिनोलॉजी समझते हैं। आप सिर्फ अगर ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लोगे ना मुझसे, तो आगे की प्रोसेस जो आपकी बुक में लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो आप खुद ब खुद समझ लोगे। मैं पूरा पढ़ाऊंगी, चिंता मत करना, लेकिन आगे का आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। यस बच्चे, चलिए अब आगे और 2 टर्म्स पढ़ेंगे बेटा हम, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, होमो का मतलब सेम और हेटेरो का मतलब डिफरेंट, ये तो समझ गए हम। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ चुका है, होमो का मतलब सेम होता है। अब अगर मैंने आपको बताया ना जैसे कि एक जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर जो जीन है उसके 2 अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं।
है ना। तो दो जो क्रोमोसोम्स हैं हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम, उनमें से ये भी हो सकता है कि दोनों पे सेम टाइप का एलील हो, ये भी हो सकता है कि दोनों पे अलग अलग टाइप के एलील हो। ठीक है, देखिए जी, तो होमोलोगस क्रोमोसोम कौन से हैं? ये एक क्रोमोसोम और ये इसी के जैसा एक दूसरा क्रोमोसोम, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम। ये मैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे क्रोमोसोम बता रही हूं आपको। ठीक है, अगर इन क्रोमोसोम पे सेम एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है, मतलब प्लांट हाइट को, कैरेक्टर को डिटरमाइन करने वाला, मान लो मदर की बॉडी से एक प्लांट के पास जो आया, ऑफ स्प्रिंग के पास, वो लंबा बनाने वाला जीन था, एलिलिक फॉर्म था, और दूसरे के पास भी लंबा बनाने वाला एलिलिक फॉर्म था, तो इसे क्या बोल देंगे हम? इसे बोल देंगे होमोजाइगस। या फिर सिमिलर दूसरे तरह की कंडीशंस देखिए बेटा, यहां पर अगर एक के पास स्मॉल टी है और दूसरे के पास भी स्मॉल टी है, तो दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज होमोजाइगस। होमो का मतलब सेम, यानी कि दोनों क्रोमोसोम पर या तो कैपिटल टी प्रेजेंट हो या फिर स्मॉल टी प्रेजेंट हो। अगर दोनों में अलग अलग आ जाएगा तो उसे हम हेट्रोजाइगस बोल देंगे। होमोजाइगस पेयर का मतलब सेम एलिलिक फॉर्म्स ऑन बोथ द क्रोमोसोम्स। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? बिकॉज वी आर द डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, और डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये चीजें जो हैं इंपॉर्टेंट होती हैं। एक जैसे दो क्रोमोसोम हैं, अगर उन दोनों क्रोमोसोम्स पे एक ही फॉर्म है एलील का, तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? होमोजाइगस। और अगर डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट हो तो उसे हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए हेट्रोजाइगस लाइकवाइज आप लोगों को समझ में आ ही चुका है। हेट्रोजाइगस में क्या देखेंगे बेटा? दो क्रोमोसोम्स हैं और दोनों क्रोमोसोम्स पे डिफरेंट एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है। मतलब अगर एक पर कैपिटल टी प्रेजेंट है तो दूसरे पे क्या होगा? कैपिटल टी होगा या स्मॉल टी होगा? अब मुझे आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि आप लोग यही बताना चाह रहे हो कि मैम दोनों पे सेम नहीं हो सकता। हेट्रोजाइगस का मतलब अगर एक तरफ कैपिटल टी है तो दूसरे में स्मॉल टी होगा, मतलब जीन के डिफरेंट फॉर्म्स। अगर वो लंबा बनाएगा तो कैपिटल टी लिख दिया बेटा, अगर छोटा बनाएगा तो स्मॉल टी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज अबाउट होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। डेफिनेशन देख सकते हो आप। एलिलिक पेयर में अगर दोनों क्रोमोसोम्स डिफरेंट एलिलिक फॉर्म को लेते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं? हेट्रोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है इसके अंदर जीनोटाइप। देखो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो अजीब से टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन नाम से समझ लो जीन का। जहां पर हम जीन के बारे में बात करेंगे, मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मेकअप को बताएंगे कि इसमें जीन किस तरीके के हैं, तो उसे बोल देंगे जीनोटाइप। और बाहर से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है वो अगर बताएंगे तो उसे बोल देंगे बेटा फिनोटाइप। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म था पी प्लांट, उसके पास इस तरह का जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, एक कैपिटल टी और दूसरा स्मॉल टी। एक क्रोमोसोम पे लंबा बनाने वाला जीन, दूसरे क्रोमोसोम पे छोटा बनाने वाला जीन, तो ये कंडीशन हो गई जी उसकी जीनोटाइप। ठीक है, अगर कैपिटल टी है या स्मॉल टी है, जो भी उसके जीन्स को बता रहा है ना, वो सब क्या है? जीनोटाइप है। और इस जेनेटिक कॉम्बिनेशन की वजह से वो ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, मतलब अगर मैं बोलूं कि वो लंबा दिख रहा है या मैं बोलूं कि वो ऑर्गेनिज्म छोटा दिख रहा है, तो ये टॉल और डार्क जो मैं फिजिकली बाहर से देख सकती हूं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, मेरी आंखों का कलर ब्राउन है, आप लोग देख सकते हो ना, तो दिस इज माय फिनोटाइप। और इस आई कलर को डिटरमाइन करने वाला जो जीन मेरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज जीनोटाइप, जो हमें ऐसे दिखता नहीं है। ओके, जो फिजिकल एक्सप्रेशन है वो फिनोटाइप और जो अंदर है वो जीनोटाइप। ओके जी, जीनोटाइप एंड फिनोटाइपिक रेशोज अभी पढ़ेंगे हम लोग आगे मेंडल्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। मतलब ध्यान रखना बेटा, जैसा बाहर से दिख रहा है वो फिनोटाइप, जो जीन्स का बेसिक नेचर है, जो कॉम्पोजिशन ऑफ जेनेटिक एलिलिक वर्जन्स हैं, उसे कहते हैं जी जीनोटाइप। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अब टर्म आता है बेटा, बार बार रिपीट होगा, क्रॉस कराना। क्रॉस का मतलब क्या? ठीक है, ये क्रॉस जो है वो डिफरेंट है। हम रोड पे नहीं चल रहे कि हम इसको क्रॉस करते हुए चले गए, ये वाला क्रॉस नहीं है। ठीक है, जो मैथ्स में पढ़ते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वो वाला क्रॉस भी नहीं है। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है ब्रीडिंग। ब्रीडिंग यानी कि रिप्रोडक्शन, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रिप्रोड्यूस कराया गया है। अब सिंपली बात है, ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं जहां हमने अपने हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज कराया है या ब्रीड कराया है। तो जब भी दो ऑर्गेनिज्म की ब्रीडिंग होती है उसे कहा जाता है क्रॉस। जब हम जेनेटिक्स और हेरिडिटी में क्रॉस का मतलब समझते हैं तो वो क्या है? क्रॉस का मतलब दो ऑर्गेनिज्म आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, ब्रीड कर रहे हैं। तो दो ऑर्गेनिजम्स के बीच की ब्रीडिंग देखो, बिल्कुल सिंपल, ब्रीडिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, दैट इज व्हाट? क्रॉस। यस। अब क्रॉसेस जो हैं, वैसे तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी होता है, बट आपके सिलेबस के अंदर दो ही तरह के क्रॉसेस हम पढ़ते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो, हमारे पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अलग अलग। ऑब्वियसली इन सब कैरेक्टर्स के लिए बहुत सारे जीन्स होंगे। अब एक साथ इतने सारे जीन्स को तो हम स्टडी नहीं कर सकते ना। तो जब साइंटिस्ट ने इसको स्टडी किया कि हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटेड, जब कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं और जब एक बार में एक कैरेक्टर को स्टडी करेंगे, जैसे मान लो मैं एक साइंटिस्ट हूँ और मैंने चुन लिया कि मैं तो जी फ्लावर के कलर को स्टडी करने वाली हूँ। इस जनरेशन में इस फ्लावर के पॉइंट, जो फ्लावर का कलर है वो वॉयलेट है, नेक्स्ट जनरेशन में वाइट आ जाता है, फिर किसी जनरेशन में पिंक दिखता है। अगर इस तरह के वेरिएशंस मैं फ्लावर के कलर में देख रही हूँ तो बेटा हम क्या बोल देंगे कि फ्लावर कलर इज ए कैरेक्टर जिसको मैं पढ़ने वाली हूँ। अब वो फ्लावर रखने वाले प्लांट की हाइट कुछ भी हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। प्लांट के अंदर सीड कैसे भी बनते हो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं एक बार में क्या पढ़ूंगी, क्या स्टडी करूंगी? सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर। तो अगर एक क्रॉस को कराने के टाइम हेरिडिटी में सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टडी किया जाए तो उसे बोलते हैं भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और अगर एक साथ दो कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हो कि जी हम सीड का शेप भी देखेंगे और सीड का कलर भी, फ्लावर की कलर भी देखेंगे और प्लांट की हाइट भी, एक साथ अगर दो कैरेक्टर्स को स्टडी करना हो तो उसे हम क्या बोल देते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसीलिए क्योंकि मेंडल यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है हमारे, वो ये जानना चाहते थे कि क्या एक जीन का ट्रांसमिशन दूसरे जीन के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है क्या? क्या हमेशा ऐसे ही होगा कि जिस पेड़ के अंदर वायलेट कलर के फ्लावर हैं उसकी हाइट भी लंबी होगी, या ऐसा नहीं होता? इस चीज को स्टडी करने के लिए डाई हाइब्रिड क्रॉसेस किए गए थे। अभी क्यों किए गए थे इसको छोड़ देते हैं, हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है क्रॉस होता क्या है? दो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स को ब्रीड कराना, दैट इज क्रॉस। अगर हेरिडिटी का एक कैरेक्टर एक बार में स्टडी करेंगे तो दैट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और अगर एक साथ दो कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे तो दैट विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम टर्म पढ़ते हैं बेटा फिलियल। फिलियल का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन। जैसे एक पेरेंट जनरेशन हो गई, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन कौन सी आई? F1, उसकी नेक्स्ट जनरेशन दैट इज F2, उसकी नेक्स्ट जनरेशन दैट इज F3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो कम से कम दो जनरेशंस तक स्टडी किया जाता है जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट में। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम देखते हैं दैट इज पुनेट स्क्वायर। पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने एक मेथड दी थी कि किस तरह से जीन का ट्रांसमिशन होता है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को स्टडी करने के लिए इन्होंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की एक मेथड प्रपोज की, फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि नेक्स्ट जनरेशन में जीन का ट्रांसमिशन किस प्रोबेबिलिटी से हो सकता है और जीन के क्या क्या कॉम्बिनेशंस बनने के चांसेस हैं। तो टोटल चांसेस को पढ़ने के लिए एक मेथड यूज की गई थी जिसे हम पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। इस पुनेट स्क्वायर का एक बेसिक अगर हम फ्रेमवर्क देखें तो देखिए, मान लीजिए कि एक पी प्लांट है जिसमें हम स्टडी करना चाह रहे हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स को। मान लीजिए प्लांट हाइट को लेते हैं हम, ओके,
तो यहाँ पर एक तरफ हम फीमेल और एक तरफ मेल के गैमीट ले लेंगे। मान लीजिए जो मेल है उसके पास है कैपिटल टी और स्मॉल टी, और फीमेल के पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है सेम कैपिटल टी और स्मॉल टी का। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस किस तरीके से करते हैं, हम इसे यहाँ से क्रॉस करते जाएंगे जी, ठीक है, जैसे आप करते हो ना मैथ्स में, दैट विल बिकम कैपिटल टी, फिर इसको इसके साथ कर लो, दैट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, देन दिस एंड दिस कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड दिस दैट इज स्मॉल टी। इस तरह से हम कैलकुलेशंस करते हैं। ये आपको सिर्फ मैं अभी पुनेट स्क्वायर का बेसिक फ्रेमवर्क बता रही हूँ कि हमें कैलकुलेशंस करनी किस तरीके से है, इससे क्या इंटरफेरेंस या क्या कंक्लूजन निकलेगा इसको आगे अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पुनेट स्क्वायर क्या है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन की एक मेथड है जो हमें ये बताती है कि नेक्स्ट जनरेशन में जीन का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या क्या हो सकता है, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर, और कितने % चांसेस हैं किस तरह की फ्रीक्वेंसी के आने के। यस, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं दैट इज व्हाट, सेल्फिंग। अब देखो बोर्ड पे कुछ कुछ आ गया, इसे इरेज कर लेते हैं एक बार। ओके, सेल्फिंग का मतलब होता है ऐसे दो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्रॉस कराना जिनका जीनोटाइप सेम हो। देखो जैसे यहाँ पे मैंने जीनोटाइप सेम लिखा ना, मेल में भी कैपिटल टी, फीमेल में भी कैपिटल टी स्मॉल टी, सॉरी मेल और फीमेल दोनों में कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम जीनोटाइप है, ठीक है। दो ऑर्गेनिज्म सेम जीनोटाइप के क्रॉस कराएंगे और वो सेम जनरेशन के होने चाहिए। सेम जनरेशन का मतलब क्या है, एक पेरेंट के अगर 25 बच्चे हैं तो उन्हीं में से 2 का आपस में फ्यूजन हो गया। आप बोलोगे ऐसा कभी होता है क्या? हाँ जी, प्लांट्स में तो करा सकते हैं ना, आर्टिफिशियली करा सकते हैं, ये ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ह्यूमन में नहीं हो रहे, तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक जनरेशन के 2 ऑर्गेनिजम्स जिनका जीनोटाइप भी एक दूसरे से सिमिलर है, इस क्रॉस को क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज सेल्फिंग। अब आप बोलोगे अगर क्रॉस के टाइप आएंगे तो हम ये 3 लिखेंगे क्या? ना जी, 2 ही लिखोगे, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड। सेल्फिंग आगे बताएंगे हम, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड दोनों क्रॉसेस के लिए यूटिलाइज होती है। सेल्फिंग जो है वो सेम जीनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस होता है। यस, चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं बेटा, इनहेरिटेंस के रूल्स क्या हैं और मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था हेरिडिटी को समझाने के लिए। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं बेटा मेंडल। मेंडल वॉज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कंटिन्यू करना, ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्या है, कौन है? मेंडल। मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे, इनकी थोड़ी सी स्टोरी शायद आप लोगों को पता होगी, एक बार और सुन लो मुझसे। जब मेंडल ने, एक प्रीस्ट थे बेटा एक चर्च के अंदर काफ़ी सालों तक, उनके जिस प्रीस्ट चर्च में वो थे ना, उनके पीछे एक गार्डन था, वहाँ पे ही उन्होंने मटर के पौधों पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे और बहुत अच्छे अच्छे हमारे एवोल्यूशन और जेनेटिक्स को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस उन्होंने पता करी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेंडल का जो वर्क था उस समय रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। एक कारण तो ये था कि मेंडल ने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का इस्तेमाल किया था, और जो बायोलॉजिस्ट होते हैं ना उन्हें मैथ्स कम समझ में आती है, ठीक है। तो एक तो कारण ये था कि उनको सक्सेस उस समय नहीं मिल रही थी। दूसरा कारण, लोग डार्विनिज्म की तरफ, यानी ये जानना चाह रहे थे कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, तो मेंडल की बातें किसी ने समझी नहीं। वो एक छोटे से रिसर्च पेपर में अपना सारा रिसर्च वर्क लिख के और चले गए थे, मतलब उनकी डेथ हो गई थी। और उसके कई सालों के बाद मेंडल के पेपर्स उठाए गए तो साइंटिस्ट को ये समझ में आया कि जो चीज़ें हम आप सोच रहे हैं ना वो तो काफ़ी साल पहले कोई बता के जा चुका है। और इस ऑनर में मेंडल की डेथ के काफ़ी सालों के बाद मेंडल के ऑनर में उन्हें कहा गया था फादर ऑफ जेनेटिक्स। मेंडल वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा 10th क्लास में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है। अब मेंडल ने किस पे काम किया? गार्डन पी पे काम किया। गार्डन पी का साइंटिफिक नेम क्या है? तो इट इज पाइसम सेटाइवम। क्या है साइंटिफिक नेम? पाइसम सेटाइवम, ओके। और इस पाइसम सेटाइवम में कितने क्रोमोसोम है? 14 क्रोमोसोम है।
अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, मेंडल के एक्सपेरिमेंट को 1 बाय 1 पढ़ना है हमें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस दोनों पढ़ेंगे, बट ये समझ लेते हैं सबसे पहले कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर के पौधे को ही क्यों चुना। क्या ऐसा था कि उन्हें मटर बहुत पसंद थे और मटर की सब्जी उन्हें अच्छी लगती थी तो उन्होंने अपने चर्च में पीछे मटर ही मटर उगा लिए? ना जी ना, ऐसी कोई कहानी नहीं थी। मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE एंड ऑल द स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन। वाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर देयर एक्सपेरिमेंट? तो मेंडल ने पी प्लांट को क्यों चुना जी? देख लीजिए, ये बहुत सारे कारण लिखे हैं मैंने, इसमें से कोई भी 4 याद कर लेना, एग्जाम में लिखने के लिए सफिशिएंट हो जाएंगे। 2 मार्क का क्वेश्चन आता है जी, या 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो मेंडल ने इसलिए चुना था कि उसकी लाइफ स्पैन शॉर्ट थी। मटर के पौधे की लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, मतलब कम समय में ज़्यादा प्रोजेनी जो है वो बना देगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक ही पेड़ के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी, मतलब ये दोनों तरह के पॉलिनेशन को एग्जिबिट करता है। अब ये मत बोलना कि पॉलिनेशन नहीं आता है तुम लोगों को, 7th क्लास से बच्चों को पता होता है पॉलिनेशन। एंथर से पोलन ग्रेन्स का निकलना और स्टिग्मा पे जाना, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के दोनों मोड्स एक ही प्लांट के अंदर पॉसिबल हैं, तो दैट इज व्हाट, दैट इज अ यूजफुल थिंग, क्योंकि हम एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से करा रहे हैं। तो जब मेंडल को ज़रूरत लगेगी वो उसका सेल्फ पॉलिनेशन करा लेगा, और जब उसे किसी दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराना होगा उसका क्रॉस पॉलिनेशन करा देंगे। एक ही पेड़ में 2 फायदे। और इनके पास मिल रहे हैं बेटा 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब आप बोलोगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग, यानी कि ऑपोजिट, यानी कि लंबा और छोटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब जैसे अगर मैं ह्यूमन की हाइट के बारे में बात करूं बेटा, तो क्या हमारी हाइट कॉन्ट्रास्टिंग है? नहीं। आप एक 6 फीट के पर्सन को भी जानते होगे और एक 4 वाले को भी। तो देर आर मेनी इंटरमीडिएट्स बिटवीन 6 and 4 फीट्स ना, जहां बहुत सारे इंटरमीडिएट आ रहे हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है। कॉन्ट्रास्टिंग क्या है? जैसे अगर हम कलर की बात करें तो या तो वाइट या ब्लैक। ह्यूमन में स्किन कलर भी इसकी एग्जाम्पल नहीं हो सकती, इसके बीच के बहुत सारे इंटरमीडिएट्स हैं। एक मटर के पौधे में 7 कैरेक्टर मिल गए कॉन्ट्रास्टिंग, जिससे जेनेटिक्स को स्टडी करना आसान हो जाएगा। तो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब बिल्कुल अलग अलग। देखो जी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर थे कौन से? अब यहाँ पे वर्ड लिखा है डोमिनेंट और रेसेसिव का, ये नए आ गए। मैम इतनी टर्मिनोलॉजी समझा ली, मेंडल पे मुश्किल से पहुंचे थे आप, डोमिनेंट रेसेसिव तो बताए नहीं, आगे बताऊंगी बेटा, चिंता ना करो। अब देखो हेट्रोजाइगस याद है, अभी बताया हेट्रोजाइगस, ये बताया हेट्रोजाइगस, बताया था। एक क्रोमोसोम पे कैपिटल टी, दूसरे क्रोमोसोम पे स्मॉल टी। एक क्रोमोसोम पे जीन का एलिलिक फॉर्म बोल रहा है मैं तुझे लंबा बनाऊंगा, और दूसरे पे प्रेजेंट एलिलिक फॉर्म बोल रहा है कि मैं तुझे छोटा बनाऊंगा। अब ये तो दोनों लड़ रहे, चलेगी तो सिर्फ एक की ना, दोनों एक साथ कैसे चला सकते हैं? मेंडल को नहीं मिले थे एक साथ चलाने वाले। मान लो आपके घर में टीवी चल रही है, पापा बोल रहे हैं जी क्रिकेट मैच देखना है आज, और मम्मा बोल रही है कि अनुपमा आ रहा है जी मेरा फेवरेट सीरियल वो देखना है। तो दोनों में से किसी एक की चलेगी, नहीं तो टीवी टूटेगी, है ना। यहाँ पे टीवी नहीं तोड़नी अपने को, क्या करना है? अगर पापा के कहने पे चल रहा है क्रिकेट मैच तो पापा विल बी डोमिनेंट और मम्मी रेसेसिव, अपने मन की कर नहीं पा रही हैं। और अगर अनुपमा चल रहा है और पापा बेचारे चुप बैठ गए तो मम्मी विल बी डोमिनेंट। मतलब कोई एक ही डोमिनेंट हो सकता है ना, एक टीवी, एक ही सीरियल चलेगा, एक ही चीज चलेगी, ठीक है। तो अगर अब ये दोनों अलग अलग लड़ रहे हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 2 एलिलिक फॉर्म है, एक बोल रहा है लंबा बनाऊंगा, एक बोल रहा है छोटा बनाऊंगा, तो किसी एक की चलेगी ना। जिसकी चलेगी वो डोमिनेंट, और जो बेचारा चुप बैठेगा वो रेसेसिव। और इस फॉर्म में ये तो टॉल बनाता है ना, तो टॉल वाला डोमिनेंट है और ये वाला डाफ वाला रेसेसिव है। दिस इज व्हाट डोमिनेंट। आप ये देख लो, अगर 2 एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट हैं तो उसमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, मतलब जिसकी चलती है वो डोमिनेंट, और जो बेचारा चुप बैठ जाता है वो रेसेसिव। तो इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में भी यही बताया कि अगर हेट्रोजाइगस पेयर होंगे ना बेटा, तो कोई अपने आप को दिखाएगा और कोई ना दिखा पाएगा। जो दिखाएगा वो
डोमिनेंट। और जो फिनोटाइप में ना आ पाए, बस जीनोटाइप में बैठा रहे, अब मत बोलना जीनोटाइप फिनोटाइप भूल गए, जीनोटाइप बैठा हुआ है वो, ठीक है, लेकिन अपने आप को कुछ कर तो पाना रही, स्मॉल टी जीनोटाइप तो है ना, बट क्या वो छोटा बना पा रहा है पेड़ को? नहीं बना पा रहा, तो इसे क्या बोल रहे हैं? रेसेसिव बोल रहे हैं, ठीक है। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स देखे। पहला देखा सीड का शेप। सीड का शेप या तो राउंड हो सकता है या रिंकल्ड, बट राउंड सीड फॉर्म इज डोमिनेंट, मतलब अगर दोनों हेट्रोसाइगस पेयर में प्रेजेंट होंगे तो कौन एक्सप्रेस करेगा? राउंड वाला एक्सप्रेस करेगा, ओके। अब सीड कलर देखिए, सीड का कलर या तो येलो या फिर ग्रीन। डोमिनेंट कौन सा? येलो। आप बोलोगे हमने तो ग्रीन मटर ही देखे, येलो देखे ही नहीं। अरे वाइल्ड वैरायटी थी, अब नहीं है इसलिए नहीं दिखी तुम्हें, ठीक है, मोस्ट कॉमनली ये मिलता है हमें। पॉड शेप यानी कि मटर का छिलका, उसका शेप क्या है? या तो इन्फ्लेटेड हो सकता है, ऐसे फ्लेट जैसे हमें कॉमनली दिखते हैं, या फिर ऐसा वाला कॉन्स्ट्रिक्टेड, ओके। तो इन्फ्लेटेड इज द डोमिनेंट एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड इज रेसेसिव। अब पॉड कलर जो है वो ग्रीन हो सकता है या फिर येलो, ग्रीन कॉमनली दिखता है, ग्रीन डोमिनेंट है। नेक्स्ट आ गया फ्लावर का कलर। 2 तरह के फ्लावर हो सकते हैं जी मटर के पौधे में, या तो पर्पल होते हैं या वाइट होते हैं। पर्पल डोमिनेंट है, अगर दोनों एक साथ होंगे तो फ्लावर का कलर कैसा होगा? पर्पल होगा, ओके। नेक्स्ट आ गई फ्लावर की लोकेशन क्या है। फ्लावर एक्सियल है या टर्मिनल है? टर्मिनल का मतलब बेटा टिप पे प्रेजेंट हो। अगर फ्लावर टिप पे प्रेजेंट है तो बोलते हैं टर्मिनल, और अगर एक्सियल पे प्रेजेंट है, अभी एक्सियल समझ में नहीं आए, समझने की जरूरत नहीं है, आ तो जाएगा। एक्सियल यानी कि टिप पोजीशन के अलावा जो एक्सियल पर प्रेजेंट हो, जैसे यहाँ पे बड है, एक्सिलरी बड, वहां प्रेजेंट हो, ठीक है। टिप पे नहीं हो तो उसको एक्सियल बोल देते हैं, ये समझ लीजिए। समझ गए बात? टर्मिनल मतलब क्या हो गया? टिप पे प्रेजेंट है। और प्लांट की हाइट, इतनी देर से हम बेचारे मटर के पौधे की हाइट ही तो डिस्कस कर रहे हैं, या तो टॉल या फिर छुटका यानी कि डार्क यानी कि छोटा, ओके जी। देखिए अब आप बोलोगे मैम ये सब बताने की क्या जरूरत है, हमने जो क्रॉसेस पढ़े हैं उसमें तो या तो प्लांट हाइट है या फिर ये वाले 2 सीड शेप, सीड कलर, इन्हीं से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं। इन सबको क्यों याद करें? कर लो याद। सीबीएसई में जो क्वेश्चंस आएंगे बच्चे, वो सीबीएसई के क्वेश्चंस थोड़े से कंफ्यूजिंग तरीके से पूछे जाते हैं, तो वो प्लांट हाइट का एग्जाम्पल देने के बजाय आपको फ्लावर कलर का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि अगर एक जनरेशन में पर्पल कलर के फ्लावर वाले प्लांट को वाइट कलर के फ्लावर वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो नेक्स्ट जनरेशन्स कैसी मिलेंगी। अब आपको अगर यही नहीं पता होगा कि इसमें से कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रेसेसिव है, तो आगे क्रॉस कैसे बनाओगे? ठीक है, तो इन 7 कैरेक्टर्स में से किसी भी एक कैरेक्टर को चूज करके क्वेश्चन पुट कर दिया जाता है, ओके क्योंकि मैंने आपको जैसे शुरू में बताया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये पूरे के पूरे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स याद करना है। ये भी याद रखना है इसमें से कौन सा डोमिनेंट वर्जन है और कौन सा रेसेसिव है। ओके तो एक बार चलो, वो तो हमने क्रॉसेस पढ़ लिए थे बेटा, सॉरी हमने पढ़ लिया था कि मेंडल ने कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को यूटिलाइज किया था। उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बाद नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट्स को आगे बढ़ाते हैं। मेंडल के कुछ कारण जिसकी वजह से उन्होंने मटर के पौधे को चुना था, ये भी आपने पढ़ लिया। सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी सेम प्लांट में हो सकता है, लाइफ टाइम जो है उसका वो शॉर्ट होता है, और इसके अलावा 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोजेनीज बहुत ज़्यादा मिलते हैं, सीड का डोरमेंसी पीरियड कम है। सारे कैरेक्टर्स में से कोई भी 3-4 कैरेक्टर्स आप अपने एग्जामिनेशन में लिख सकते हो। ठीक है, अब सारी बेसिक बातें करने के बाद, मेंडल के कंट्रीब्यूशन को जानने के बाद, नेक्स्ट बच्चे हम किस चीज़ पे आ गए हैं? मेंडल के एक्सपेरिमेंट को स्टडी कर सकते हैं विथ द बेसिक स्टेप्स। अब देखिए ये बेसिक स्टेप्स थ्योरी है, इसको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। मेंडल ने अपने 2 तरह के क्रॉसेस में, यानी कि मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉसेस में सेम प्रोटोकॉल को यूज़ किया था।
वही प्रोटोकॉल मैंने यहाँ आपको बताया है। सबसे पहले मेंडल ने प्योर प्लांट्स का सिलेक्शन किया। प्योर का मतलब यहाँ पर होमोजाइगस है बेटा, या तो एक जीनोटाइप जो है वो कंप्लीटली टॉल वाला होगा या कंप्लीटली डार्फ वाला होगा। ये तैयार करने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली 6 से 8 जनरेशन तक एक प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कराते गए। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब किसी दूसरे प्लांट के कैरेक्टर्स तो मिक्स ही नहीं हो रहे, और वहीं पर क्रॉसेस करते 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 वो प्योर प्लांट जो है वो बन गया। ठीक है, होमोजाइगोसिटी प्रोड्यूस हो गई। होमोजाइगस का मतलब अब आप लोग जानते हो, सेम एलिलिक फॉर्म्स आर प्रेजेंट इफ द प्लांट इज हैविंग कैपिटल T और अ प्लांट इज हैविंग स्मॉल t, बट नो हेटेरोजाइगस कंडीशन विल बी फाउंड। अब इन्होंने क्या किया, अपनी दूसरी स्टेप में इन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वाले 2 प्लांट्स को ब्रीड कराया, यानी कि एक कंप्लीटली टॉल और एक कंप्लीटली डार्फ को फ्यूज कराया, और उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में जो भी प्लांट्स आए उन्होंने उनकी सेल्फिंग कराई। अब ये सारे टर्म्स आप लोग जानते हो कि अलग अलग टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किस तरीके से किया था उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं। सॉरी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखिए, जो कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था, दिस कैरेक्टर was plant height. Again I am repeating, आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा बोर्ड्स में, उसमें ज़रूरी नहीं है कि प्लांट हाइट पूछी जाए। वो फ्लावर की पोजीशन पूछ सकते हैं, सीड का कलर पूछ सकते हैं, पॉड का कलर पूछ सकते हैं। तो आपको सेम तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, और ये कैरेक्टर 2 ट्रेट में प्रेजेंट होता है। कौन से ट्रेट, या तो टॉल या फिर डार्फ। ओके, अगर टॉल है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं वो देखेंगे अभी। इस कैरेक्टर के लिए मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को किया। यस, अब देखिए, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहली स्टेप में क्या किया था, उन्होंने पेरेंट लिए थे जो पेरेंट्स का जीनोटाइप एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। एक इन्होंने लिया बेटा होमोजाइगस डोमिनेंट। अब डोमिनेंट कौन सा वाला है इसमें आप जानते हैं, प्लांट हाइट में डोमिनेंट कौन सा है, टॉल वाला डोमिनेंट, और डार्फ जो है वो रेसेसिव कैरेक्टर होता है। ये अब आप जानते हैं, लेकिन मेंडल अपने एक्सपेरिमेंट से पहले ये नहीं जानते थे। एक्सपेरिमेंट्स की फाइंडिंग में ये चीज उन्होंने देखी थी। तो होमोजाइगस डोमिनेंट को होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराया। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब जहाँ पे सेम टाइप के एलिलिक फॉर्म्स हो, डोमिनेंट का मतलब यहाँ पे मैं कैपिटल T वाला फॉर्म ले लूँ, और homozygous recessive is what, that is small t small t। इसको और ऊपर करना है क्योंकि आएगा नहीं तो इसमें। ओके, तो होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव को क्रॉस कराना है। देखो बच्चों, जैसे आप लोग सीख रहे हो ना, ये हम भी अभी ऑनलाइन वीडियो बनाना सीख रहे हैं, तो इसलिए हमें भी सीखने दो और आप भी सीखो। आप लोग अपने पॉइंट पे आ जाओ वापस, ठीक है। होमोजाइगस डोमिनेंट इज व्हाट, कैपिटल टी। होमोजाइगस रेसेसिव इज व्हाट, स्मॉल टी। जब इन्होंने इन प्लांट्स को क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में, एंड यू ऑल नो व्हाट इज F1 जनरेशन, है ना। F1 जनरेशन का मतलब
फर्स्ट फीलियल जनरेशन, पेरेंट के बाद की पहली जनरेशन। तो ये सारे के सारे प्लांट्स का जो जीनोटाइप था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था मेंडल के हिसाब से, और ये सारे के सारे कैसे दिख रहे थे? टॉल। ओके, और ये सारे के सारे कैसे थे? हाइब्रिड थे। अब नेक्स्ट इन्होंने क्या किया बेटा? F2 जनरेशन करने के लिए इन्होंने सेल्फिंग कराई। अब ये जो पेरेंट प्लांट है ना, इनके बहुत सारे सीड्स हुए और बहुत सारे बच्चे आए, उनमें से किसी 2 नए उगे प्लांट्स को ये क्रॉस करा रहे हैं, जिसे हम सेल्फिंग बोल रहे हैं। ऑब्वियसली सब इसी तरह के कॉम्बिनेशन के होंगे, तो सेम जीनोटाइप यानी कि कैपिटल टी को इन्होंने एक दूसरा प्लांट जिसके अंदर भी कैपिटल टी था, इसके साथ क्रॉस करा दिया। ठीक है, और इस क्रॉस को कराने के बाद इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम सेल्फिंग बोलते हैं। और इसके बाद जो जनरेशन आई उसे हम बोलते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, और F2 जनरेशन में इन्होंने क्या देखा बेटा कि डिफरेंट टाइप के जो प्लांट बन रहे हैं उसके कॉम्बिनेशंस प्रोबेबिलिटी निकाली, जिसे हम कैसे निकालेंगे? अभी पुनेट स्क्वायर पढ़ा था ना आपने अभी, है ना? पुनेट स्क्वायर देखा था हमने, तो उसके थ्रू हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो F2 जनरेशन में क्या मिलेगा हमें? ये देखिए यहाँ लिख रही हूं मैं, इस एरो को यहाँ ले जाते हैं। हमें यहाँ पर ये मान लीजिए मेल है, तो इसके पास 2 तरह के गैमीट बनेंगे। गैमीट कौन से बन रहे हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, ये मान लीजिए मेल और ये फीमेल। ये सिंबल्स होते हैं बेटा मेल और फीमेल के लिए। तो मेल के गैमीट कौन से हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। और फीमेल के गैमीट कौन से हैं? कैपिटल टी और स्मॉल टी। अरे सेम जीनोटाइप होगा तभी तो हम सेल्फिंग बोलेंगे ना। ओके, तो हमने क्या किया? इनको क्रॉस करना आपको सिखाया ही था। इट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ये पूरा आ गया। ठीक है, अब ये जो प्लांट्स थे ना बेटा, ये तो इनका जेनेटिक मेकअप लिख लिया हमने। ठीक है, मेंडल ने इसके अंदर और क्या बताया कि इनका फिनोटाइप कैसा होगा? दिख तो वही रहा था, ये तो उनकी कैलकुलेशन है कि अंदर जीनोटाइप ये होगा। प्लांट्स दिख कैसे रहे? ये वाला जो प्लांट है ये दिख रहा है टॉल, ये वाला टॉल, ये भी टॉल, और ये वाला डाफ यानी कि शॉर्ट। ओके, अब देखिए, आउट ऑफ 4 प्लांट्स विच आर प्रोड्यूस्ड इन F2 जनरेशन, क्या मिल रहा है उन्हें? 3 पौधे लंबे और 1 पौधा छोटा। यानी कि अगर हम इसका फिनोटाइप रेशो देखें, फिनोटिपिक रेशो, फिनोटाइप आपको पता है फिजिकल एक्सप्रेशन, तो बेटा क्या है? इट इज 3:1, जिसमें से 3 है टॉल और 1 है शॉर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिए। द फिनोटिपिक रेशो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस दैट इज 3:1। ओके, और अगर हम इसका जीनोटाइप देखें तो देखें जीनोटाइप कैसा आ रहा है? 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। तो इसका जो जीनोटिपिक रेशो हो गया दैट इज 1:2:1, मतलब 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 स्मॉल टी। ठीक है, तो दिस इज द होल मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर बेटा आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में आता है तो यू शुड एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स। पहले लिखेंगे कैरेक्टर कौन सा लिखा, फिर पेरेंट क्या था, F1 जनरेशन क्या थी और F2 जनरेशन क्या थी। इतना लिख के काम खत्म नहीं होगा, हमें रिजल्ट बताना है, फिनोटिपिक रेशो क्या आया और जीनोटिपिक रेशो क्या आया।
तो ये दोनों बताने भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार तो आपसे एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सीधे मोनोहाइब्रिड या डाईहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो ही पूछे जाते हैं। देखो अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट को हमने पढ़ लिया, चलो ये याद भी कर लिया, ये हमें स्क्वायर बनाना भी आ गया, सब कुछ समझ गए हम, ओके। लेकिन कहानी कहाँ है? मेंडल बताना क्या चाह रहे हैं? ये क्या टी खेल रहे हैं पूरी कहानी में? क्या बताना चाह रहे हैं? देखो मेंडल ये बताना चाह रहे हैं, देखो कि पेरेंट्स जो थे उसके उसने जब F1 जनरेशन दी बेटा तो सारे के सारे प्लांट्स टॉल आए, लेकिन जब F2 जनरेशन देखी तो शॉर्ट प्लांट भी ऑब्जर्व किए गए। इसका मतलब क्या कि ये जो शॉर्ट वाला प्लांट F2 जनरेशन में मिला है ना, ये अपने दादाजी दादी से ऐसा लग रहा है, उनके पे गया ये, है ना। क्यों गया है? क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स जो उनके ग्रैंड पेरेंट में प्रेजेंट थे, वो पेरेंट कैरेक्टर्स पेरेंट में प्रेजेंट कराने वाला जेनेटिक फॉर्म प्रेजेंट है, मगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और नेक्स्ट जनरेशन में वो कैरेक्टर्स रीअपीयर हो गए। मतलब एक बच्चा यानी कि एक प्रोजेनी, एक ऑफस्प्रिंग हमेशा अपने पेरेंट जैसा नहीं होगा, उसमें कुछ कैरेक्टर्स अपने ग्रैंड पेरेंट्स के भी आएंगे। ये जो थे ना, इन्होंने इसको एक्सप्रेस नहीं किया था। इस F1 जनरेशन में शॉर्ट प्लांट वाला जीन यानी कि एलिलिक फॉर्म एक्सप्रेस नहीं हो रहा था, बट इनके पास प्रेजेंट तो था, छुपा हुआ था, हिडन था। ठीक है, अब यही जो बातें हैं ना, उन्हें मेंडल ने बताया लॉस के फॉर्म में। मेंडल ने कुछ लॉ दिए, ठीक है। हाँ, वेट अ मिनट, पहले मेंडल के लॉ पढ़ लेते हैं हम बेटा। टेस्ट क्रॉस जो है वो आपके लिए अभी बोर्ड में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेट अ मिनट, ये देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ टेस्ट क्रॉस नहीं, हम अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स पे जाएंगे बेटा डायरेक्टली, ओके। तो कंक्लूजन्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखिए आप। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हेरिडिटी के दो नियम मिले जो मेंडल ने हमें बताए। पहला नियम था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर डिफरेंट एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल में, तो दोनों में से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा नहीं। ये बात बता दी ना आपको पहले ही। अगर हेट्रोजाइगस एलिलिक पेयर में दो एलिलिक फॉर्म प्रेजेंट है तो दोनों में से किसी एक की चलेगी, दूसरा चुप बैठेगा। तो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है उसे बोलते हैं बेटा हम डोमिनेंट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, विच इज फेल टू एक्सप्रेस, दैट इज नोन एज रेसेसिव एलील। दिस लॉ इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब है अगर कोई हेट्रोजाइगस पेयर ऑफ एलिलिक फॉर्म है तो उसमें से कोई एक फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस करता है और दूसरा नहीं। जो फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस कहेगा उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, और जो फॉर्म अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे हम कहेंगे रेसेसिव। ठीक है जी। जैसे मान लो आप लोग क्रिकेट खेल रहे हो, दो टीम बनी है आपकी क्रिकेट वाली, ठीक है। एक दोनों टीम्स में टॉस हुआ, आप लोग गली में खेलने गए हो, ठीक है। अब उसमें से पहले दोनों टीम बोल रही है कि हम पहले बैटिंग करेंगे, दूसरी वाली भी बोल रही है हम पहले बैटिंग करेंगे। टॉस वॉस को मान ही नहीं रहे जी। फिर उसमें से एक कैप्टन ऐसा होगा ना, मतलब एक टीम ऐसी होगी जो थोड़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग होगी, जो अपनी अपनी चलाएगी, है ना। दोनों की प्रेजेंस में एक अपनी अपनी चला रही है, एक बार में एक ही जन बैटिंग कर सकता है ना। तो जो पहले अपनी बात मनवाएगा वो कौन सा हो गया? डोमिनेंट। और जो नहीं मनवाएगा वो कौन सा हो गया? रेसेसिव। जो चुप बैठेगा वो रेसेसिव, जो शो करेगा वो डोमिनेंट। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी में से कौन सा डोमिनेंट था? पर प्लांट तो लंबे बन गए ना, तो लंबे वाला जीन डोमिनेंट, और जो एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो रेसेसिव। तो स्मॉल टी एलिलिक फॉर्म इज रेसेसिव और डोमिनेंट कौन सा? कैपिटल टी। अब एक बात इंपॉर्टेंट याद रखनी है बेटा कि जो डोमिनेंट फॉर्म होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर से,
और जो स्मॉल फॉर्म प्रेजेंट होता है वो शो किया जाता है स्मॉल लेटर से, ठीक है। जैसे आप लोगों ने प्लांट हाइट में देखा, डोमिनेंट इज कैपिटल टी एंड रेसेसिव इज स्मॉल टी। अगर मान लो एग्जाम में वॉयलेट कलर से क्वेश्चन आ गए तो क्रॉस कैसे बनाओगे? वॉयलेट इज डोमिनेंट ना, तो कैपिटल वी एंड स्मॉल वी विल रिटन, ओके। तो जो भी रेसेसिव वाले होते हैं उन्हें हमेशा हम कैसे लिखते हैं? स्मॉल लेटर से लिखते हैं, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, एक और फाइंडिंग थी, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग हो जाना। ये कह रहे हैं कि मेंडल ये कहता है, उन्होंने हमें ये बताया कि जिस समय गैमीट का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमीट बनते हैं तो ये दोनों एलिलिक फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये रहा कैपिटल टी, ये रहा स्मॉल टी, ये दोनों अलग अलग चले गए ना। गैमीट में कोई एक ही पहुंचा, ठीक है, 1.5 तो नहीं पहुंचेगा। गैमीट प्योर बनेगा एक एलिलिक फॉर्म के लिए, ये दो थे एक साथ, इन दोनों में से एक गैमीट में चला गया, दूसरा दूसरे गैमीट में चला गया, क्या बन गया? गैमीट बन गए। मतलब इसे बोल रहे हैं हम सेग्रीगेट हो गए, सेपरेट हो गए। सेग्रीगेशन का मतलब क्या है? सेपरेट हो जाना। इसे सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहते हैं। यूनिवर्सल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस भी कहा जाता है क्योंकि इस लॉ के कोई एक्सेप्शंस नहीं है। मतलब मेंडल्स के कंट्रीब्यूशन के बाद आगे अब जो भी जेनेटिक्स हम जानते हैं बेटा, उसमें भी ये लॉ हमेशा सही सिद्ध हुआ है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। लॉ को एक बार पढ़ लेते हैं, क्या कहता है लॉ? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन द एलील्स ऑफ अ पेयर कंप्लीटली सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट गैमीट। कहने का मतलब ये कि अगर कैपिटल टी और कैपिटल स्मॉल टी है तो एक गैमीट में ये जाएगा और दूसरे में ये, दिस इज द गैमीट, ठीक है। लाइकवाइज अगर कैपिटल टी है तो जो गैमीट बनेंगे एक में कैपिटल टी और दूसरे में भी कैपिटल टी, दैट इज गैमीट। समझ के बाद इसका मतलब कि जो गैमीट है वो क्या रिसीव करेगा? ओनली एक एलील रिसीव करेगा, एक पेयर का एक ही फॉर्म आएगा, और इसलिए गैमीट्स को क्या बोलेंगे हम? ये होंगे प्योर फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। तो दिस इज द फाइंडिंग्स ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब आप कहोगे जी तीसरा लॉ भी पढ़ा था हमने तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का। बेटा वो डाईहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है। अगर आपसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन्स पूछे जाते हैं तो सिर्फ जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशो नहीं लिख के आने हैं। द कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, दैट इज डाईहाइब्रिड क्रॉस। ओके, डाईहाइब्रिड बताया था आपको बेटा, जहां दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे वो क्या हो जाएगा जी? डाईहाइब्रिड क्रॉस। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्यों किया ये भी मैंने पहले आपको बता दिया। मेंडल जानना चाहते थे कि क्या एक जीन का इनहेरिटेंस दूसरे जीन के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करता है या नहीं करता। इस चीज को चेक करने के लिए डाईहाइब्रिड क्रॉस किया गया था। ओके, अभी डाईहाइब्रिड क्रॉस वो देख लेते हैं, एक बार बना के बता देती हूँ बेटा आप लोगों को ये क्रॉस। ओके, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस को समझते हैं बेटा। डाईहाइब्रिड क्रॉस में जो कैरेक्टर लिए गए, देखो एक साथ दो कैरेक्टर को लेंगे अब, ठीक है। तो कैरेक्टर्स कौन कौन से हो गए? एक हो गया सीड शेप और दूसरा हो गया सीड कलर। सीड शेप एंड सीड कलर। सीड शेप दो तरीके के हो सकते हैं, अभी हमने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में पढ़ा था। एक होता है बेटा राउंड और दूसरा हो सकता है
wrinkled, राउंड हो सकता है या फिर wrinkled हो सकते हैं। इसमें से राउंड कैसा है, डोमिनेंट है, और wrinkled कैसा है, ये रेसेसिव है। दूसरा कैरेक्टर लिया बेटा सीड कलर का, तो सीड कलर डोमिनेंट वर्जन इज येलो और ग्रीन इज द रेसेसिव फॉर्म। ओके, प्रोटोकॉल बिल्कुल सेम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए किया था, सेम वही कहानी डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए करेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले क्या किया था, होमोजाइगस पेरेंट्स बनाए थे ना, सेम वैसे ही बेटा यहाँ पे कर लिया। तो एक हमने कैरेक्टर लेना है कौन सा, सीड शेप का। सीड शेप होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब कैपिटल आर होगा। दिस इज वन जीन, दो जीन को स्टडी करना है एक साथ, तो दूसरा कैरेक्टर कौन सा है, सीड कलर का। इसका डोमिनेंट वर्जन कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, इसको क्रॉस कराया रेसेसिव वाले के साथ, तो क्या हो गया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ये कैसा है, ये वाला पेरेंट कैसा है, राउंड एंड येलो। ये कैसा है, दिस इज रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये हो गई बेटा कौन सी जनरेशन, पेरेंट जनरेशन। अब इस पेरेंट जनरेशन के बाद जब F1 जनरेशन आएगी, तो F1 जनरेशन में क्या मिलेगा, सारे हाइब्रिड मिलेंगे। यहाँ से कैपिटल आर, यहाँ से स्मॉल आर, यहाँ से कैपिटल वाई और ये वाला स्मॉल वाई। ठीक है, लेकिन दोनों के पास डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है, तो ये सारे के सारे क्या हैं बेटा, हाइब्रिड्स हैं। और ये सारे के सारे दिखाई कैसे देंगे, ये सारे दिखाई देंगे राउंड एंड येलो। ओके, अब क्या कराना है बताओ, F1 जनरेशन आ गई, उसके बाद ऐसे ही किसी दूसरे प्लांट के साथ इसको क्रॉस कराना है। यस, तो यहां पे करा रहे हैं हम सेल्फिंग। सेल्फिंग से पहले ये देखें बेटा कि सेल्फिंग का मतलब क्या है, तो सेम तरह के प्लांट्स को क्रॉस कराएंगे सेम जीनोटाइप के साथ। तो कैपिटल आर स्मॉल आर विल बी क्रॉस बाय द सेम जीनोटाइप, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बच्चे डाईहाइब्रिड क्रॉस में जहाँ गलती करते हैं ना बेटा, वो गैमीट फॉर्मेशन में ही करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन में आप लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा ना, मतलब ये दो एलिलिक फॉर्म एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। तो ये गैमीट्स कैसे बनेंगे, कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा अलग होंगे, है ना। और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई का कॉम्बिनेशन नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा, गैमीट में नहीं आएगा, क्योंकि गैमीट तो हैप्लॉइड है, और हैप्लॉइड में दोनों में से कोई एक ही तो जाएगा। यस, तो इस कैपिटल आर के साथ ये आ सकता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, या इस कैपिटल आर के साथ ये स्मॉल वाई आ सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। या दूसरी कहानी, अब इस स्मॉल आर के साथ प्रोबेबिलिटी देखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। जब बोर्ड्स में आप लोग लिखोगे ना बेटा, तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में डिफरेंस रखना। दोनों एक जैसे बना दोगे ना, एक ऐसा बना दिया जी एक ऐसा बना दिया, तो एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा। हमेशा डिफरेंट तरीके से उसको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया गैमीट कौन से बने, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब ऑब्वियसली अगर मेल में ऐसे हैं तो फीमेल में भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि जीनोटाइप का दोनों का सेम है। जीनोटाइप सेम क्यों है, क्योंकि हम तो सेल्फिंग करा रहे हैं। अब आगे की जनरेशन में देखेंगे क्या होगा। अब F2 जनरेशन अगर हम लोग देखें, तो F2 जनरेशन में हम बना लेते हैं बेटा फिर से क्या,
ये पुनेट स्क्वायर, और इस पुनेट स्क्वायर में एक तरफ लिख देती हूँ मैं मेल के गैमीट और दूसरी तरफ फीमेल के, दोनों में आने तो सेम ही है। ओके, तो दिस इज मेल फीमेल, कैपिटल आर कैपिटल वाई, देन कैपिटल आर स्मॉल वाई, देन स्मॉल आर कैपिटल वाई, एंड देन स्मॉल आर स्मॉल वाई। सेम गैमीट्स यहाँ पर भी हैं, सेम वैसे का वैसे ही लिख दिया मैंने इधर भी। ओके, अब यहाँ पे क्रॉस बनाना आप लोगों को आता है। क्रॉस कैसे बनाते हैं देखिए, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टेबल आपको बनाना सिखा दी है पहले ही, तो आप लोग इजीली इसको कर पाओगे। और बच्चे जब भी एग्जामिनेशन में ये वाला डाइहाइब्रिड क्रॉस आता है तो ये टेबल बनानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए आपको टेबल बनानी आनी चाहिए। ओके, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। और इसके साथ साथ आप लोगों ने हर उसमें क्या लिखना है, जैसे ये कैसा दिखेगा, कैपिटल आर की वजह से इट इज राउंड, यस, कैपिटल वाई है तो इट इज येलो, तो ये कलर भी यहाँ पे लिखते जाना है। ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई। आप लोग सब अपने नोटबुक में साथ साथ में बना के देखिए बेटा, और ये मत सोचना कि आपको बनानी आ गई है, एग्जाम से पहले एक बार प्रैक्टिस जरूर करके जाना है इस टेबल की। ठीक है, क्योंकि लार्ज क्वेश्चन आ जाता है, इस पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। ये देखिए, अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस जो बन गया बेटा, इसमें फिर से अगेन वही स्टोरी, हमें इसमें क्या बताना है, फिनोटिपिक रेशो बताना है। जीनोटाइप 10th लेवल पे हम इसका नहीं पढ़ाते वैसे, लेकिन मैं आपको बता दूंगी क्या है। इसका फिनोटाइप पूछा जाता है। फिनोटाइप मतलब कि ये 16 प्लांट्स जो बने हैं उसमें से अलग अलग कैरेक्टर वाले प्लांट का क्या रेशो था। तो फिनोटाइप विल बी 9:3:3:1। देखिए, जब हम इन पूरे 16 में से गिनेंगे ना तो 9 प्लांट दिखेंगे जो कि राउंड और येलो हैं, जैसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन हुआ करता था। कुल 3 प्लांट्स ऐसे आएंगे जिसमें हमें दिखेगा राउंड के साथ ग्रीन आ गया बेटा, और कुछ 3 प्लांट हमें ऐसे मिलेंगे। अब इन सभी में कलर जब लिख लोगे ना तो आपको ऐसे ही दिखेगा, जिसमें ग्रीन के साथ रिंकल्ड होना चाहिए ना, लेकिन ग्रीन के साथ राउंड आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये एक देख लीजिए पहले, दिस इज व्हाट रिंकल्ड एंड ग्रीन, दिस इज व्हाट, ये लास्ट वाला है, सब कुछ स्मॉल स्मॉल है ना यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट रिंकल्ड एंड ग्रीन। और 3 प्लांट हमें ऐसे मिलेंगे जो रिंकल्ड हैं लेकिन वो ग्रीन कलर के नहीं है, बल्कि कैसे हैं, येलो कलर के। तो दिस इज द फिनोटिपिक रेशो, दैट इज व्हाट 9:3:3:1। ओके, और अगर जीनोटाइप हम इसका लिखना चाहें तो दिस इज व्हाट 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1। ये बहुत लंबा लग रहा है आपको बेटा, 1 2 का 4 4 2 का 1 है, कुछ नहीं है, इजीली याद हो जाता है। ठीक है, तो 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। अब मेंडल की ऑब्जर्वेशन क्या थी इस पूरी गणित के पीछे, मेंडल चाहते क्या थे? तो मेंडल चाहते थे ये जानना कि क्या सीड कलर वाले जीन का ट्रांसमिशन सीड शेप वाले जीन के ट्रांसमिशन को अफेक्ट करता है या नहीं करता।
क्या जानना चाहते थे कि क्या येलो वाला हमेशा राउंड ही होगा या ग्रीन वाला हमेशा रिंकल्ड होगा। तो हमें क्या दिख रहा है कि ऐसा नहीं होता, मतलब एक जीन का ट्रांसमिशन दूसरे जीन के ट्रांसमिशन को अफेक्ट नहीं करता। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। देखो इन्होंने क्या देखा, दो तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, ये भी और ये भी, दीज आर व्हाट, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, मतलब पेरेंट्स भी इसी तरीके के थे। और ये दो दोनों मिले हैं, ये क्या है, न्यू कॉम्बिनेशंस है। तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ न्यू कॉम्बिनेशन का भी मिलना नजर आया है। दैट इज कॉल्ड एज द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, मतलब ट्रांसमिशन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता। देखो जी मेंडल की लिखी हुई कहानी देखते हैं, क्या बोला था मेंडल ने, उन्होंने कहा कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन था विथ पेरेंटल कॉम्बिनेशन टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ जीन्स आर फाउंड इन द F2 जनरेशन। और क्या था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का लॉ इन्होंने दिया जो ये कहता है कि ट्रांसमिशन ऑफ वन जीन डज नॉट अफेक्ट द ट्रांसमिशन ऑफ अनदर जीन। एक जीन का ट्रांसमिशन दूसरे जीन के ट्रांसमिशन से अफेक्टेड नहीं है, अलग है। ठीक है जी कहानी। चलिए एक छोटा सा टॉपिक और रह गया है बेटा, ये आई होप सब लोगों को आता है, दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब कैसे पता चलेगा कौन से जीन्स हैं, कौन से क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड है, कैसे पता चलता है कि कौन मेल होगा और कौन फीमेल। तो देखिए जी, ह्यूमन के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम सब जानते हैं। इन ह्यूमन कितने जीन्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 क्रोमोसोम को मैं क्या लिख सकती हूँ, 23 पेयर्स हैं। और इन 23 पेयर ऑफ जीन में से 22 पेयर जो होते हैं बेटा, ये सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते, कोई दूसरा फंक्शन करते हैं, इनको हम बोल देते हैं ऑटोसोम। और जो एक पेयर है ये कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। और ये सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, 23rd, जो 23rd क्रोमोसोम का पेयर है ना, वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। तो सेक्स के लिए यानी कि एक ह्यूमन इंडिविजुअल मेल है या फीमेल है, इस चीज को डिटरमाइन कौन करेगा, ये पर्टिकुलर क्रोमोसोम डिटरमाइन करेगा। ठीक है। अब देखिए एक ह्यूमन बीइंग में जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं ना बेटा, मेल और फीमेल के पास अलग अलग है। मेल के पास होता है होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब दो एक जैसे क्रोमोसोम, बट मेल अलग है जी, इनको एक जैसी चीजें पसंद नहीं है। इनके पास क्रोमोसोम क्या है, एक एक्स और एक वाई। ठीक है। और जो फीमेल है ना, इसके पास दोनों एक्स क्रोमोसोम है। मेल इज हैविंग एक्स वाई एंड फीमेल इज हैविंग एक्स एक्स। तो देखिए फादर के पास क्या था, एक्स एक्स, मदर के पास, सॉरी फादर के पास एक्स वाई, मदर के पास एक्स एक्स। गैमीट क्या बनेंगे, आपको पता है गैमीट में दोनों क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाते हैं। गैमीट सेग्रीगेशन पढ़ा है हमने, मतलब क्रोमोसोम भी सेग्रीगेट हो रहे हैं। तो ये सेग्रीगेट होके क्या आया, एक्स और वाई। और मेल मदर के अंदर गैमीट कैसे बनेंगे, दोनों सेम टाइप के बनेंगे, एक्स और एक्स, मतलब मदर के गैमीट सेम, मीन्स फीमेल विल शो होमोगैमीटी। होमोगैमीटी का मतलब बोथ द गैमीट्स आर सेम। और मेल के पास आधे गैमीट्स, मान लो कि एक बार में सीमन में 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स बन रहे हैं, तो उसमें से बेटा 100 मिलियन स्पर्म्स के पास एक्स होगा और बाकी के 100 के पास वाई होगा। दो तरह के गैमीट बनते हैं। अलग अलग का मतलब क्या हो गया, हेटेरो। तो फादर शो कर रहा है हेटेरोगैमीटी को और मदर शो कर रही है होमोगैमीटी को। क्रॉस बना लो बेटा सिंपल, इस एक्स के साथ ये वाला एक्स आएगा तो एक्स एक्स, और ये क्या बन जाएगी, फीमेल। इस एक्स के साथ ये वाला एक्स आया तो दैट इज अगेन व्हाट,
फीमेल, y के साथ XX का कॉम्बिनेशन जुड़ा तो दैट इज XY एंड दैट इज मेल. आउट ऑफ 4 इंडिविजुअल्स 2 आर मेल एंड 2 आर फीमेल. ओके, मतलब इनका अगर रेशो देखें अगर हम मेल और फीमेल का, तो मेल फीमेल रेशो क्या है बेटा? 1:1. मतलब जब भी कोई एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके पास होने वाला जो नया बच्चा है 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि फीमेल होगा और 50% प्रोबेबिलिटी ये है कि एक बेबी बॉय होगा. ठीक है, तो 50-50% चांसेस होते हैं मेल और फीमेल के लिए. 1:1 का रेशो होता है. अब बच्चे लास्ट में एक चीज और, सेक्स डिटर्मिनेशन से ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बहुत आसान क्रॉस है, आप सब जानते हैं. क्वेश्चन वैल्यू बेस्ड पूछे जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन पे, वो और भी आसान है. ये पूछा जाता है कि क्या एक फीमेल के बार बार फीमेल चाइल्ड होने के लिए हमें उसकी मदर को ब्लेम करना चाहिए क्या? शुड फीमेल बी ब्लेम्ड फॉर अ फीमेल चाइल्ड? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि फीमेल की तो होमोगेमिटी दिख रही है, उसके पास तो हमेशा ही एक्स है ना. अगर मेल के पास से बाई चांस एक्स क्रोमोसोम आ गया तो फीमेल बन जाएगी, और बाई चांस वाई क्रोमोसोम आ गया तो मेल चाइल्ड का फॉर्मेशन होगा. अब क्या मेल रिस्पॉन्सिबल है? ना जी ना, मेल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मेल के पास तो दोनों गैमीट 50-50% चांसेस में बने हैं. दिस इज ओनली अ चांस, दिस इज ओनली अ चांस. कुदरत का करिश्मा बोल लो आप नॉर्मल भाषा में, कि उनमें से कौन सा मिलता है. 50% प्रोबेबिलिटी है. जब हम एक डाइस गेम खेलते हैं बेटा तो 6 तरह के नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी रहती है ना, कि अभी 1 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 6 आएगा. लाइकवाइज यहाँ पे 2 तरह की प्रोबेबिलिटी है, या तो y जाके फ्यूज होगा या x जाके फ्यूज होगा. तो अगर क्वेश्चन आपको वैल्यू बेस्ड पूछा जाता है तो सिंपली आप लोग क्या बताओगे कि x क्रोमोसोम यानी is present inside the female only and y is present on the male, and that's why female is not responsible for producing the female child. Okay? चलिए, तो यहाँ पे बेटा इन शॉर्ट मैंने आपको पूरा चैप्टर समराइज करा दिया है. इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं. थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो.